हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक उपन्यास शुरू कर रही हूँ, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी का अंतिम प्रश्न। उन्होंने 30 से ज़्यादा उपन्यास लिखे, जैसे परिणीता, देवदास, बड़ी दीदी, मंजली दीदी आदि। लेकिन अंतिम प्रश्न अपने समय से काफ़ी आगे है, उस समय के सामाजिक परिवेश से हटकर है। उस समय की नारी काफ़ी कम पढ़ी लिखी होती थी, जो सिर्फ चार दीवारी में रहकर ही अपना जीवन बिता देती थी। पर इस कहानी की पात्र कमल, जो शिवनाथ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती है, उस जमाने में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं जानता था। इस तरह की नारी को असम्मान की नज़र से देखा जाता था। लेकिन कमल इस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की थोपी हुई ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को चैलेंज करती है। वो अपने विचारों को लॉजिक के साथ रखने का साहस रखती है। ज़्यादातर पुरुष इस तरह की नारी को अच्छा नहीं मानते। शिवनाथ, जो अपनी पत्नी को धोखा देता है कमल के लिए, और कमल को धोखा देता है मनोरमा के लिए। इस कहानी का मुख्य डिस्कशन का सेंटर आशुतोष बनर्जी या आशु बाबू का घर है, जो एक वृद्ध हैं जिनकी स्त्री का निधन हो चुका है। ये नॉवल काफ़ी बोल्ड विषय पर आधारित है। मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। इसको मैं 25 भागों में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगी। इसके 18 भाग आप सुन चुके हैं, तो आइए सुनते हैं इसका 19वां भाग। बेला की ओर देखकर आशु बाबू मुस्कुराए। क्यों, मैंने जैसा बताया था वैसी ही है ना? इस बुढ़ापे में एक्स्ट्रावेगेंस कहकर मजाक बनाना उचित नहीं था, मान रही हो ना? वह महिला चुप रही। आशु बाबू बार बार कमल का हाथ हिलाकर कहने लगे, इस लड़की को बाहर से देखकर इंसान जैसे चकित रह जाता है, भीतर अगर देख पाए तो भी अवाक ही रहता है। क्यों हरेंद्र, ठीक है ना? हरेंद्र भी चुप रहा। कमल ने हंसकर जवाब दिया, यह ठीक है या नहीं, इसमें संदेह है, मगर किसी ने अगर आपको एक्स्ट्रावेगेंट कहकर मजाक बनाया है तो वह गलत नहीं है। इस बात में कोई संदेह नहीं है। इस संसार में आपका ज्ञान अचल है। ईश कहता है, अगर आशु बाबू गहरे स्नेह के स्वर में बोलें, इस घर में तुम्हें भोजन नहीं करवा सकता, जानता हूँ, मगर अपने घर में आज क्या खाया बताओ तो? रोज़ जो खाती हूँ वही। फिर भी बताओ क्या? बेला सोच रही है, मैंने बढ़ा चढ़ा कर बताया है। कमल बोली, अर्थात मेरे विषय में मेरे पीछे बहुत सारी चर्चा हो चुकी है। हाँ, अस्वीकार नहीं करूँगा। चांदी के पात्र में एक कार्ड लेकर नौकर ने प्रवेश किया। सबने देखा और सभी चौंके भी। इस घर में अजीत कभी घर के बेटे की तरह रहता था, मगर अब वह आगरा में रहकर भी वह यहाँ नहीं आता। शायद यह स्वाभाविक भी है। फिर भी उसके न आने की शर्म और संकोच ने दोनों ओर से ऐसे व्यवधान की सृष्टि की है कि उसके इस अप्रत्याशित आगमन पर आशु बाबू ही नहीं, सभी चौंके। उनके चेहरे पर उद्वेग की छाया नजर आई। बोले, उसे यहीं ले आओ। थोड़ी देर बाद अजीत कमरे में आया। परिचित और अपरिचित लोगों की उपस्थिति की संभावना उसे नहीं थी। आशु बाबू बोले, बैठो अजीत, ठीक हो ना? अजीत सिर हिलाकर बोला, जी हाँ, आपकी तबीयत कैसी है? ठीक लग रहा है अब? आशु बाबू बोले, हाँ, बीमार होने के बाद अब ठीक लग रहा है। दोनों की बातचीत अब रुक गई। कमल ना होती तो शायद 2-4 बातें और भी होती, मगर नज़र मिलने के डर से अजीत उस ओर देखने का साहस नहीं कर पाया। 2-3 मिनट सब चुप रहे। उसके बाद हरेंद्र बोला, आप क्या सीधे घर से आ रहे हैं? कुछ कहकर अजीत को जैसे चैन मिला। बोला, नहीं, सीधे घर से तो नहीं, आपको ढूंढते हुए आ रहा हूँ। मुझे ढूंढते हुए? क्या काम है? काम मुझे नहीं, किसी और को है। वे राजन के लिए दोपहर से शायद 4 बार आ चुके हैं। बैठने के लिए कहा, मगर तैयार नहीं हुए।
बैठकर इंतज़ार करना शायद उनके बस की बात नहीं। हरेंद्र ने डरते हुए पूछा, वह दिखता कैसा है? कहा क्यों नहीं कि वह यहाँ नहीं है? अजीत बोला, यह तो कह दिया था। आशु बाबू बोले, कमल, इस राजन को मैंने 2-3 बार से ज़्यादा नहीं देखा। संकट न हो तो उससे मुलाकात नहीं होती, मगर लगता है मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। पता नहीं क्या मूल्यवान चीज़ वह साथ लेकर चलता है, जबकि हरेंद्र कहता है वह वाइल्ड है। पुलिस उस पर शक करती है। डर लगता है कहीं कोई गड़बड़ न कर बैठे, शायद पता भी नहीं चलेगा। यही देखो, अचानक कहाँ गायब हो गया है कि किसी को पता ही नहीं कहाँ है। कमल ने पूछा, अचानक अगर पता चले कि वह किसी संकट में फंस गया है तो क्या करेंगे? आशु बाबू बोले, करूँगा क्या, यह तो तभी पता चलेगा, अभी नहीं। बीमारी के साथ नीलिमा और मैंने उसके विषय में हरेंद्र से बहुत कुछ सुना। दूसरों के लिए खुद को सचमुच लुटाने का स्वरूप क्या होता है, सुनते सुनते वह तस्वीर मुझे दिखाई देती थी। भगवान से प्रार्थना है कि उस पर कोई विपदा ना आए। मुंह से तो किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर मन ही मन शायद सभी ने यही प्रार्थना की। कमल ने पूछा, आज नीलिमा नहीं दिखी, काम में लगी हुई है क्या? आशु बाबू बोले, काम करने वाले दिन रात काम में ही लगे रहते हैं, यह सच है। मगर आज मैंने सुना कि सर दर्द के कारण बिस्तर पर है। लगता है उनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब है, नहीं तो उनका ऐसा स्वभाव नहीं है। कोई बिना रुके इतनी सेवा, इतनी मेहनत कर सकता है? उन्हें बिना देखे विश्वास नहीं कर सकता। पल भर चुप रहकर बोले, अविनाश से मेरा परिचय आगरा में हुआ। कभी वह आ जाते हैं, कभी मैं चला जाता हूँ। कितनी जान पहचान है, मगर आज सोचता हूँ दुनिया में जो अपने पराये वाली बात है वह कितनी अर्थहीन है। दुनिया में अपना या पराया कोई नहीं है कमल। लहरों में बहकर कौन कब पास आ जाता है और कौन दूर बह जाता है, इसका हिसाब कोई नहीं जानता। यह बात किसके लिए, किस दुख के कारण कही, वह इस अपरिचित महिला के सिवा सभी समझ गए। आशु बाबू बहुत धीमे स्वर से बोले, इस बीमारी के बाद संसार की बहुत सारी चीज़ें बदली हुई नज़र आती हैं। लगता है किस लिए इतनी खींचतान, इतना मेरा मेरा, भले बुरे की इतनी बहस। इंसान बहुत सारी गलतियां और धोखे अपने चारों ओर जोड़कर स्वेच्छा से काना हो गया है। आज भी उसे अनजान सत्य आविष्कार करने में बहुत युग लगेंगे, तभी वह सच्चा इंसान बन पाएगा। आनंद नहीं, दुख ही जैसे उसकी सभ्यता और भद्रता का चरम लक्ष्य हो गया है। कमल विस्मय से देखती रही। उनकी बातें वह समझ नहीं रही थी। उनकी बातें वह समझ रही थी। ऐसा नहीं था जैसे कोहरे में इंसान का चेहरा देखना, मगर कदमों की आहट पहचानी हुई। आशु बाबू चुप हो गए। शायद कमल की विस्मय से भरी नज़रों ने उन्हें सचेत किया। वे बोले, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है कमल, फिर आना। ठीक है, अभी चलती हूँ। ठीक है, नीचे गाड़ी खड़ी है, तुम्हें छोड़ आएगा। इसी कारण बासदेव की छुट्टी नहीं की। अजीत, तुम भी साथ चले जाओ, लौटते समय तुम्हें भी आश्रम छोड़ देगा। दोनों उन्हें नमस्कार करके बाहर आ गए। बेला साथ साथ गाड़ी तक आई। बोली, आज आपसे ठीक से बातचीत नहीं हो पाई, मगर अगली बार जब मिलोगी तो यूं नहीं जाने दूंगी। कमल हंसकर बोली, यह मेरा सौभाग्य है, मगर डर लगता है कि बातें करके आपके विचार न बदल जाएं। गाड़ी में दोनों पास पास बैठ गए। रास्ते के मोड़ पर कमल बोली, वह रात भी इतनी ही अंधेरी थी, आपको याद है? हाँ, याद है। और वह पागलपन, वह भी याद है। मैं तैयार हो गई थी, वह भी याद है। अजीत हंसकर बोला, नहीं, मगर आपने जो व्यंग्य किया था वह याद है। कमल ने विस्मय से कहा, व्यंग्य किया था? नहीं तो। किया था। कमल बोली, तो आपने गलत समझा, रहने दीजिए। आज तो नहीं कर रही, चलिए न, आज दोनों चले जाएं। धत, आप बहुत शैतान हैं। कमल को हंसी आ गई। बोली, शैतान क्यों? मेरे जैसी शांत और कौन है, बताइए तो। अचानक हुक्म दिया, कमल चलो, चले
जाते हैं तभी तैयार होकर कहा मैंने चलिए, मगर वह तो मजाक था। कमल बोली, ठीक है मजाक ही था, मगर अचानक मैंने क्या अपराध कर दिया कि तुम बुलाते थे अब आप बुलाने लगे। कितने दुख कष्ट से दिन बीत रहे हैं। आप लोगों के कपड़े सिलकर किसी तरह खाना नसीब होता है, जबकि आपके पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। कभी खबर ली? मनोरमा अगर ऐसे दुख में पड़ती तो क्या आप सहते? दिन रात मेहनत कर करके कितनी कमज़ोर हो गई हूँ देखे तो। यह कहकर उसने अपना बायां हाथ अजीत के हाथ पर रखते ही अचंभे से उसका सारा शरीर सिहर उठा। कुछ कहना चाह रही थी मगर अचानक हाथ खींचकर चीखी, ड्राइवर रोको रोको, यह तो पागल के सामने आ गई हूँ, गाड़ी घुमाओ। अंधेरे में ठीक से समझ नहीं पाई। अजीत बोला, हाँ गलती अंधेरे की ही है, बस सांत्वना यही है कि कितना भी अन्याय हो वह बेचारा प्रतिवाद नहीं कर सकता, उस अधिकार से वह वंचित है। यह कहकर वह हंसा। सुनकर कमल भी हंसी, बोली, मगर न्याय ही सब कुछ नहीं है दुनिया में, यहाँ अन्याय का भी स्थान है, इसीलिए दुनिया चल रही है, नहीं तो कब की थम जाती। ड्राइवर रोको। अजीत ने दरवाज़ा खोल दिया। कमल नीचे उतरकर बोली, अंधेरे का एक और अपराध है अजीत बाबू, अकेले जाने में डर लगता है। इशारा समझकर अजीत नीचे उतरा। उसके उतरते ही कमल ने ड्राइवर से कहा, अब तुम घर जाओ, इनके लौटने में देर है। यह क्या, इतनी रात को यहाँ गाड़ी कैसे मिलेगी? उसका उपाय मैं कर दूंगी। गाड़ी चली गई। अजीत बोला, मैं जानता हूँ कोई उपाय नहीं होगा, अंधेरे में 3-4 मील पैदल चलना पड़ेगा, जबकि आपको छोड़कर मैं आराम से जा सकता था। नहीं जा सकते थे, क्योंकि आपको भोजन कराए बिना उस आश्रम की अनिश्चितता मैं आपको नहीं भेज सकती थी। आइए। आज घर पर नौकरानी बत्ती जलाकर इंतज़ार कर रही थी। पुकारते ही दरवाज़ा खोल दिया। कमल ने ऊपर आकर वही सुंदर आसन बिछाकर अजीत को बिठाया, भोजन की तैयारी की, स्टोव जलाकर भोजन चढ़ा दिया और पास ही बैठकर पूछा, ऐसे ही और एक दिन की बात याद है? हाँ याद है। अच्छा, उस दिन और आज में क्या फ़र्क है बता सकते हैं? अजीत कमरे में कहाँ क्या था और अब नहीं है, याद करने की कोशिश करने लगा। कमल हंसकर बोली, वहाँ सारी रात ढूंढने पर भी कुछ नहीं मिलेगा, दूसरी ओर ढूंढना पड़ेगा। कहाँ? मेरी ओर। अजीत अचानक शर्मा गया। धीरे से बोला, मैंने कभी भी आपके चेहरे की ओर ज़्यादा नहीं देखा, और सब देखते हैं मगर मैं न जाने क्यों नहीं देख पाता। कमल बोली, दूसरों से यही अलग है आप में, वे लोग देख सकते हैं क्योंकि उनकी नज़र में मेरे प्रति सभ्रम बोध नहीं है। अजीत चुप रहा। कमल बोली, मैंने तय किया है, जैसे भी है आपको खुद ढूंढ निकालूंगी। आशु बाबू के घर पर आज ही मुलाकात हो जाएगी ऐसी आशा नहीं थी, मगर अचानक जब मुलाकात हो गई तो मैं जानती थी आपको साथ लाऊंगी। भोजन कराना तो एक बहाना है, इसीलिए भोजन के बाद छुट्टी नहीं मिलेगी। आज रात मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, इस घर में ही बंद कर दूंगी। मगर इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? कमल बोली, फ़ायदे की बात बाद में, मगर मुझे आप कहते हैं तो सचमुच पीड़ा होती है। कभी तुम कहते थे, उस दिन मैंने कहने के लिए नहीं कहा था, खुद अपनी मर्ज़ी से कहते थे। आज उसे बदले में ऐसा कोई अपराध मैंने नहीं किया। नाराज़ होकर मैं उत्तर न दूं तो आपको खुद भी दुख होगा। अजीत गर्दन हिलाकर बोला, वह तो शायद होगा। कमल बोली, शायद नहीं, अवश्य होगा। आप आगरा मनोरमा के लिए आए थे, मगर वह जब इसी तरह से चली गई तो सबने सोचा कि अब आप यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। सिर्फ मैं जानती थी कि आप नहीं जा सकते। अच्छा, मैं प्यार करती हूँ, आपको विश्वास होता है? नहीं होता। अवश्य होता है, इसीलिए मुझे आपसे बहुत शिकायतें हैं। अजीत कौतूहल से बोला, बहुत शिकायतें?
एक तो सुनूं? कमल बोली, सुनाने के लिए ही तो रोका है, पहले अपनी बात करती हूँ। कोई उपाय नहीं है, इसीलिए दुखी गरीबों के कपड़े सिलकर अपना खाना पहनना चलाती हूँ। यह मैं सह लेती हूँ, मगर ज़रूरत है इसलिए आपके कपड़े सिलने के दाम लूँ, यह कैसे सहूँ? मगर तुम किसी का दान भी तो नहीं लेती? नहीं, मैं नहीं लेती, आपका दान भी नहीं लेती, मगर दान के सिवा क्या देने का कोई दूसरा पथ नहीं है? क्यों आकर जोर देकर नहीं कहा, कमल मैं तुम्हें यह काम नहीं करने दूंगा? मैं क्या जवाब देती? आज अगर किसी दुर्घटना में मेरे मेहनत करने की शक्ति चली जाए तो आपके रहते क्या मुझे रास्ते पर भीख मांगनी पड़ेगी? इस बात से वह पीड़ा से व्याकुल हो गया। बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता कमल, मेरे रहते यह असंभव है। तुम्हारे लिए मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। अभी भी विश्वास नहीं होता कि जिस कमल को हम सब जानते हैं वह तुम हो। कमल बोली, सब जो मन चाहे सोचे, मगर आप क्या उन्हीं में से एक हैं? उससे ज़्यादा नहीं? इस प्रश्न का उत्तर नहीं आया। शायद कठिन प्रश्न था, इसीलिए इसके बाद दोनों चुप हो गए। शायद एक दूसरे से प्रश्न करने से ज़्यादा खुद से पूछने की ज़रूरत महसूस हुई। भोजन भी क्या पकाना था, बनने में देर नहीं लगी। भोजन करने बैठकर अजीत गंभीर होकर बोला, मज़े की बात यह है, जिसके पास जितने भी रुपये हों, तुम्हारी कमाई का अब मांगकर खाए बिना किसी को मुक्ति नहीं। तुम खुद किसी से नहीं लोगी, किसी का नहीं खाओगी, सिर पीट कर मर जाएं तब भी नहीं। कमल हंसकर बोली, आप लोग खाते क्यों हैं और फिर कब आपने सिर पीटा? अजीत बोला, सिर पीटने की इच्छा बहुत बार हुई और तुम्हारा भोजन खाता हूँ क्योंकि तुम्हारी ज़बरदस्ती से जीत नहीं पाता। आज अगर मैं कहूँ कमल, अभी से तुम्हारा सारा भार मैं लेता हूँ, यह काम तुम मत करो, तो तुम तभी ऐसी कटु बात कहोगी कि मेरे मुंह से और कुछ नहीं निकलेगा। कमल ने पूछा, आपने कभी कहा है ऐसा? मुझे लगता है मैंने कहा था। और मैंने नहीं माना? नहीं। तो सुनाने के लिए आपने नहीं कहा, शायद मन से इच्छा हुई होगी, मुंह से नहीं कहा। अच्छा मान लो मैं आज कहूँ, तो मैं भी अगर कहूँ नहीं? हाथ का गिलास रखकर अजीत बोला, यही तो तुम्हें हम समझ ही नहीं पाए। जिस दिन पहली बार ताज के सामने देखा था उस दिन भी नहीं समझ पाया था, आज भी रहस्य ही है। अभी खुद कहा मेरा भार ले लो और अभी मना कर दिया। कमल हंसकर बोली, ऐसा नहीं, आप भी कहिए ज़रा, कहिए जो खाया फिर नहीं खाएंगे, कैसे आपकी बात रहती है? अजीत बोला, मेरी बात रहेगी कैसे? बिना खिलाए तुम छोड़ोगी ही नहीं। अब कमल नहीं हंसी, शांत होकर बोली, मेरा भार लेने का समय आज भी नहीं आया, अब आएगा तब मेरे मुंह से नहीं निकलेगा। रात हो रही है, आप खा लीजिए। ठीक है, वह दिन कभी आएगा या नहीं बता सकती हो? कमल सिर हिलाकर बोली, यह मैं नहीं बता सकती, इसका जवाब आपको खुद ही ढूंढना होगा। इतनी शक्ति मुझ में नहीं है। बहुत ढूंढा मगर मुझे नहीं मिला, इसका जवाब तुमसे मिलेगा। इसी उम्मीद में आज से हाथ फैलाए रहूँगा। यह कहकर अजीत चुपचाप खाने लगा। थोड़ी देर बाद कमल ने पूछा, इतनी जगह रहते आप हरेंद्र के आश्रम में रहने क्यों गए? अजीत बोला, कहीं तो रहना ही था, तुम तो जानती ही हो मैं आगरा छोड़कर नहीं जा सकता था। जानती हूँ तो? हाँ जानती हूँ। अगर यही सच है तो सीधे मेरे पास क्यों नहीं आए? अगर आता तो सच क्या तुम रखती? सच में आए तो नहीं। छोड़िए, मगर हरेंद्र का आश्रम तो कष्टों से भरा हुआ है, वही उनकी साधना है। मगर आप कैसे सहते हैं वह सब? मैं नहीं जानता कैसे सहता हूँ, मगर अब मुझे वह सब महसूस ही नहीं होता। अब मैं भी उन्हीं में से एक हूँ
शायद मेरा भविष्य भी यही है। अब तक चुप भी नहीं था। जगह जगह आश्रम प्रतिष्ठा की कोशिश भी की है। 3-4 आश्रम बनने की उम्मीद भी है। मन है कि एक बार खुद इस काम के लिए निकलूं। यह सलाह आपको दी किसने? हरेंद्र ने? अजीत ने कहा, अगर दी भी है तो निष्पाप होकर दी है। देश का नाश होते जिन्होंने अपनी आंखों से देखा हो, इसकी दरिद्रता का दुख, धर्महीनता की गहन ग्लानि, इसकी दुर्बलता का डर। कमल बाधा देती हुई बोली, हरेंद्र ने यह सब देखा है, मैं अस्वीकार नहीं करती, मगर आपने तो सिर्फ सुना है, खुद ने कुछ नहीं देखा ना। मगर यह सब सत्य तो है ना? सत्य नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा, मगर उसका प्रतिकार क्या यह आश्रम स्थापना करना ही है? क्यों नहीं? भारतवर्ष का अर्थ सिर्फ उत्तर में हिमालय और दूसरी ओर समुद्र से घिरा भूखंड नहीं है। इसकी प्राचीन सभ्यता, धर्म की विशिष्टता, नीति की पवित्रता, न्याय निष्ठा की महिमा, यही तो भारत है। इसीलिए तो इसका नाम देवभूमि है। इसको हीनता से बचाने के लिए तपस्या के अलावा कोई दूसरा पथ है क्या? ब्रह्मचर्य व्रतधारी निष्कलुष लड़कों की जीवन में सार्थक होने का, धन्य होने का। कमल टोकते हुए बोली, आपका भोजन समाप्त हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर दूसरे कमरे में चलें। बस? तुम नहीं खाओगी? मैं क्या 2 बार खाती हूँ जो आज खाऊंगी? चलिए। मगर मुझे तो आश्रम लौटना है। नहीं, उस कमरे में चलिए, बहुत सारे बातें सुननी है। ठीक है चलो, बाहर रहने का नियम नहीं है, जितनी भी रात हो मुझे जाना ही होगा। कमल बोली, वह नियम उन आश्रमवासियों के लिए है जिन्होंने दीक्षा ली है, आपके लिए नहीं। मगर लोग क्या कहेंगे? लोगों की परवाह कमल कभी नहीं करती। बोली, लोग आपकी निंदा कर सकते हैं, आपको बचा नहीं सकते। जो बचा सकता है उससे डरने की ज़रूरत नहीं। उनसे मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अपनी हूँ। उस दिन साथ चलने के लिए कहा था, नहीं चल पाई थी, मगर आज ऐसा करने पर मेरा काम नहीं चलेगा। चलिए उस कमरे में, मुझसे मत डरिए। जो पुरुष के भोग की चीज़ है, मैं वह नहीं हूँ। चलिए। दूसरे कमरे में आकर पलंग पर कमल ने नया बिस्तरा बिछाया और अपने लिए ज़मीन पर एक बिस्तर लगा लिया। बोली, अभी आती हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा देर नहीं लगेगी, सो मत जाइएगा। नहीं सोऊंगा, सो गए तो उठा दूंगी। उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कमल, मेरी आंखों से नींद गायब हो चुकी है। अच्छा, यह तो बाद में पता चलेगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चली गई। रसोई में बर्तन ठीक जगह पर रखना, झूठे बर्तनों को बरामदे में रखना। नौकरानी जा चुकी थी। नीचे सीढ़ियों के दरवाजे बंद करना, घर के यह सब छोटे मोटे काम रहते थे, वह सब करने वह आई थी। कमल ने जो बिस्तर प्यार से लगाया था, उस पर बैठकर अचानक अजीत ने ठंडी सांस ली। इसका कोई खास कारण नहीं था, सिर्फ मन में एक तृप्ति थी। शायद थोड़ा कौतूहल मिला हुआ था, मगर आग्रह की ताप उसमें नहीं थी। सिर्फ एक शांत आनंद का मधुर स्पर्श चुपचाप जैसे उसके सर्वांग में व्याप्त हो रहा था। अजीत धनी की संतान है, जन्म से ही विलासिता में पला बढ़ा है, मगर जब से हरेंद्र के ब्रह्मचर्य आश्रम में गया है, तब से दीनता और आत्मनिग्रह के दुर्गम पथ पर भारतीय विशिष्टता की उपलब्धि की साधना ने उस विलासिता से उसकी दृष्टि हटा दी थी। अचानक उसने देखा, तकिए के खोल के चारों ओर पीले धागे से चंद्रमल्लिका के फूल काढ़े हुए हैं। बिस्तर पर जो चादर बिछी थी, उसके एक कोने पर सफ़ेद रेशम से एक अनजान बेल काढ़ी हुई थी। ज़रा सी कढ़ाई थी, सामान्य मामला था। कितने लोगों के घर पर होगा। खाली समय में कमल ने खुद काढ़े हैं। देखकर अजीत मुग्ध हो गया। हाथ में लेकर उसे देख ही रहा था कि बाहर का काम समाप्त करके कमल आ खड़ी हुई। वह उसकी देखकर बोला, वाह, बहुत अच्छा है। कमल चौंक कर बोली, क्या अच्छा है? वह बेल? हाँ, और यह पीले रंग के फूल तुमने बनाए हैं ना? कमल हंसकर बोली, बहुत अच्छा प्रश्न है।
खुद नहीं तो कारीगर को बुलवाकर बनवाए हैं। आपको चाहिए ऐसा ही? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मैं क्या करूँगा? उसके इस व्याकुल और लज्जापूर्ण व्यवहार को देखकर कमल हंसकर बोली, आश्रम में इस पर सोइएगा? कोई पूछे तो कह दीजिएगा कमल ने रात जागकर बनाए हैं। धत धत क्यों? अपने लिए यह चीज़ कोई नहीं बनाता, किसी के लिए बनाता है। मैंने क्या यह इसलिए काढ़े थे कि मैं सोऊंगी? एक दिन वह आएगा ही, सिर्फ उसी के लिए बना कर रखे थे। सुबह जब जाएंगे सब आपको दे दूंगी। इस बार अजीत भी हंसा, बोला, अच्छा कमल, मैं क्या इतना बुद्धू हूँ? क्यों? तुमने यह मेरे लिए बनाए, यह विश्वास करूं? क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि यह सच नहीं है। मगर मैं सच कहूँगी तो आप विश्वास करेंगे? अवश्य करूँगा। तुम्हारी मजाक की कोई सीमा नहीं, कुछ भी कर सकती हो। मोटर में घूमने की बात याद आती है तो शर्म आती है, मगर वह अलग बात थी। मगर जो मजाक नहीं है उस विषय में तुम झूठ नहीं कहोगी, मैं जानता हूँ। तो मैं अगर कहूँ कि मैंने मजाक नहीं किया, सत्य कहा था, तो विश्वास करेंगे? बिल्कुल करूँगा। कमल बोली, तो मैं आपसे सच ही कहूँगी। तब तक राजन नहीं आया था, अर्थात आश्रम में जगह न मिलने के कारण मेरे घर में आश्रय नहीं मिला था। मेरी भी तो वही दशा थी। आप सबने जब मुझे घृणा से दूर कर दिया, इस विदेश में जब किसी के पास खड़े रहने का कोई रास्ता नहीं बचा, उन दुख के दिनों में मैंने वह बनाया था। उस दिन किसकी याद में बनाया था शायद कभी जान नहीं पाती, भूल ही गई थी। मगर जब आज बिस्तर बिछाने आई तो अचानक याद आया, नहीं, इसमें नहीं, जिसमें कोई सोया है उस पर मैं आपको नहीं सुला सकती। क्यों? पता नहीं, जैसे धक्का मारकर कोई यह बात कह गया। पल भर मौन रहकर बोली, अचानक याद आया कि यह सब बक्से में है। आप बाहर मुंह धो रहे थे, अभी आ जाएंगे। जल्दी से बक्सा खोलकर लाकर बिछाते समय आज पहली बार पता चला, उस दिन जिसे याद करके रात जागकर यह बनाया था वह आप हैं। अजीत कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक लाल आभा उसके चेहरे पर आकर गायब हो गई। कुछ देर चुप रहकर कमल बोली, आप क्या सोच रहे हैं? अजीत बोला, चुप हूँ, सोच नहीं पा रहा। कारण तुम्हारी बातें सुनकर मेरे भीतर एक तूफान बह गया, सिर्फ तूफान। न आनंद आया, न ही कोई आशा। कमल चुपचाप ताकती रही। अजीत धीरे धीरे कहने लगा, कमल, एक कहानी सुनाता हूँ, सुनो। हमारे गृह देवता राधा बल्लभ जी ने मेरी माँ को हमारे पूजा घर में दर्शन दिए थे। उनके हाथ से भोजन लेकर उनके सामने बैठकर खाया था। यह मेरी माँ ने अपनी आंखों से देखा था। फिर भी घर में हमने किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने सोचा यह उनका स्वप्न था, मगर इस अविश्वास का दुख उनको मरने तक था। आज तुम्हारी बात सुनकर मुझे वही याद आ रहा है। तुमने मजाक नहीं किया, जानता हूँ, मगर मेरी माँ की तरह तुमसे भी कहीं गलती हुई है। इंसान के जीवन में ऐसा समय बहुत ज़्यादा होता है जिसमें वह खुद के संबंध में अंधेरे में रहता है। शायद अचानक कभी आँख खोले। हम भी वैसे ही हैं। अभी तक पृथ्वी की बहुत सारी जगहों में घूमा, मगर आगरा आकर मैं खुद को देख पाया। मुझ में अगर है तो वह मेरे पिता का दिया हुआ धन है। उसके सिवा ऐसा कुछ भी नहीं कि तुम मुझसे प्यार कर सको। कमल बोली, धन की चिंता नहीं है। आश्रम वासियों को एक बार जब पता चल गया है तो उसकी व्यवस्था वह कर देंगे। यह कहकर वह हंसकर बोली, मगर और मामले में आप इतने कंगाल हैं, यह मुझे कहाँ पता था। और फिर भला बुरा देखने का समय कहाँ मिला। मन में बस एक संदेह था, पता नहीं मिला। बस यही 10 मिनट पहले इस कमरे में बिस्तर के सामने खड़े होकर अचानक सही खबर मेरे कानों को दे गया। अजीत गहरे विस्मय से बोला, सच कह रही हो? सिर्फ 10 मिनट? अगर यह सच है तो यह पागलपन है। कमल बोली, पागलपन ही तो है, इसीलिए आपसे कह रही थी मुझे कहीं और ले चलिए। विवाह करके घर बसाने की भीख तो नहीं मांगी। अजीत कुंठित होकर बोला, भीख क्यों कह रही हो कमल? यह भीख मांगना
नहीं, यह तो प्यार का अधिकार है, मगर तुमने अधिकार का दावा नहीं किया, वही मांगा जो बुलबुले की तरह अल्पायु है और उसी ही की तरह झूठ भी। कमल बोली, हो सकता है उसकी आयु कम हो, मगर झूठ क्यों होगा? आपकी दीर्घता की जो सत्य मानते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ, मगर इस आनंद का कोई स्थायित्व नहीं है कमल। न रहे, मगर असली फूल सूख जाते हैं। इस डर से जो फूलदान में नकली फूल सजाते हैं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने आपसे पहले भी यही बात कही थी कि आनंद स्थायी नहीं रहता, उसके बहुत थोड़े दिन होते हैं। वही माना जीवन की असली कमाई है। उसे बांधने की कोशिश में वह मरता है। इसीलिए तो विवाह में स्थायित्व है, मगर आनंद नहीं। स्थायित्व की मोटी रस्सी गले में बांधकर वह आत्महत्या करता है। अजीत को याद आया कि यही बात उसने इसी से पहले भी सुनी थी। सिर्फ कहने के लिए नहीं, यही उसका विश्वास भी है। शिवनाथ से उससे विवाह नहीं किया, धोखा दिया, मगर इस बात को लेकर कमल ने कभी शिकायत नहीं की। क्यों नहीं की? आज पहली बार अजीत को समझ आया कि इस धोखे में वह खुद भी शामिल थी। धरती पर रहने वाले समस्त मानव जाति के इस प्राचीन पवित्र अनुष्ठान के प्रति इतनी बड़ी अवज्ञा देखकर अजीत का मन धिक्कार से भर गया। पल भर मौन रहकर बोला, तुम्हारे सामने गर्व करूं यह अच्छा नहीं लगता, मगर तुमसे मैं कुछ नहीं छिपाऊंगा। वह लोग कहते हैं कांचन का त्याग करना ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। बुद्धि से मैं भी इस बात पर विश्वास करता हूँ, और इस साधना में सिद्धि लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, यह मैं मानता हूँ। कांचन मेरे पास बहुत है, उस पर कोई लोभ नहीं है, मगर सारे जीवन में प्यार करने वाला कोई नहीं है, न कोई कभी होगा। सोचते ही छाती सूख जाती है। डरता हूँ अपने भीतर की इस दुर्बलता को मैं मौत तक जीत ही नहीं पाऊंगा। भाग्य में अगर ऐसा ही लिखा है तो मैं आश्रम छोड़कर चला जाऊंगा, मगर तुम्हारा आह्वान तो उससे भी झूठा है। उस पुकार को मैं नहीं सुन सकता। इसे झूठा क्यों कह रहे हैं? झूठा ही तो है। मनोरमा ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, उसका आचरण समझ सकता हूँ, मगर शिवनाथ के प्रति शिवानी के प्यार को मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन उस प्यार की कोई सीमा नहीं थी, मगर आज उसका नामो निशान नहीं है। कमल बोली, आज अगर वह नहीं बचा तो क्या उस दिन आपकी नज़रों ने धोखा देखा था? अजीत बोला, यह तो तुम ही जानती हो, मगर आज लगता है नारी जीवन में इससे बड़ा झूठ शायद और नहीं है। कमल की आंखें जल उठी, बोली, नारी जीवन में क्या सच है क्या नहीं, इसका भार नारी पर ही रहने दो। उसके न्याय का दायित्व पुरुष को लेने की ज़रूरत नहीं, मनोरमा का भी नहीं और कमल का भी नहीं। इसी तरह दुनिया में हमेशा न्याय विडंबित, नारी अपमानित और पुरुष का चित्त संकीर्ण और कलुषित हो गया है। इसीलिए इस झूठे मुकदमे की निष्पत्ति नहीं हो पाई। अन्याय सिर्फ एक पक्ष का ही नुकसान नहीं करता अजीत बाबू, दोनों पक्षों का सर्वनाश करता है। उस दिन शिवनाथ को जो मिला था वह दुनिया के बहुत कम पुरुषों को मिलता है। आज वह नहीं है। क्यों नहीं है? इस बहस को लेकर पुरुष पर चिल्लाता चलता है, मगर वापस नहीं मिलता। उस दिन का प्यार होना जितना सत्य था, आज उसका ना होना भी उतना ही बड़ा सत्य है। फटे हुए कपड़ों को मोड़कर ढकने में मुझे लज्जा महसूस हुई। इसीलिए पुरुष के विचार से यह नारी जीवन का सबसे बड़ा झूठ है। इस न्याय की आशा में ही आपकी ओर देखते हैं। अजीत ने उत्तर दिया, मगर इसका उपाय क्या है? जो क्षण भर स्थायी है, इतना छोटा है, उसे इससे ज़्यादा सम्मान इंसान क्यों दे? कमल बोली, नहीं देगा, जानती हूँ। मेरे बरामदे के पास जो फूल खिलते हैं उनका जीवन एक पहर से ज़्यादा नहीं है। वह मसाला पीसने वाला पत्थर बहुत दिनों से टिका हुआ है। सत्य जांचने का इससे बड़ा मापदंड आपको कहाँ मिलेगा? यह तर्क नहीं है कमल, गुस्से से कह रही हो। गुस्सा किस लिए अजीत बाबू? जिनका कारोबार स्थायित्व को लेकर है वह इसी तरह मूल्य निर्धारित करते हैं। मेरी पुकार सुनकर जो जवाब नहीं दे पाया उसकी जड़ भी यही संशय है। हमेशा के लिए हस्ताक्षर करके जो बंधन में नहीं बंधेगा,
उसका विश्वास आप कैसे करें? जिसे फूल समझ नहीं आता उसके लिए वह पत्थर ही ज़्यादा सत्य है। सूख कर झड़ने की आशंका नहीं है। उसकी उम्र एक पहर की नहीं है, वह हमेशा के लिए है। रसोई की ज़रूरत में वह हमेशा खुद को रगड़ रगड़ कर मसाला पीस कर देगा। भात पकाने खाने के लिए सब्जी का उपकरण उस पर निर्भर किया जा सकता है। वह न हो तो दुनिया में कोई स्वाद नहीं रह जाता। अजीत उसकी ओर देखकर बोला, यह व्यंग्य किस पर कमल? शायद यह प्रश्न कमल के कानों तक नहीं पहुंचा। वह तो अपने ही आप से जैसे कहने लगी, इंसान समझता ही नहीं, हृदय लोहे से नहीं बना, निश्चिंत होकर उस पर निर्भय नहीं रहा जा सकता। दुख नहीं है, ऐसा नहीं है, मगर यही उसका धर्म है, यही उसका सत्य है। और यह भी नहीं कहा जा सकता, स्वीकार भी नहीं किया जा सकता। इससे ज़्यादा बड़ी दुर्नीति दुनिया में और क्या होगी। इसीलिए तो कोई सोच भी नहीं पाया कि मैं शिवनाथ को कैसे माफ़ कर सकती हूँ। यौवन में रो रो कर जोगन बन जाती तो उन्हें समझ आता, मगर यह उनसे सहन नहीं हुआ। अरुचि और अवहेलना से उनका मन कड़वा हो गया। पेड़ के पत्ते सूखकर झड़ जाते हैं, उनका नुकसान पूर्ण करते हैं नए पत्ते। यह झूठ है, और बाहर की बेल सूखकर भी पेड़ को जकड़े रहती है, यह सत्य है। अजीत ध्यान से सुन रहा था। उसकी बातें पूरी हुई तो वह लंबी सांस छोड़कर बोला, एक बात अक्सर हम भूल जाते हैं कि तुम हमारी अपनी नहीं हो। तुम्हारा खून, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी शिक्षा, सब कुछ विदेश का है और तुम उससे बाहर नहीं आ सकती। और यहीं पर हमारे साथ तुम्हारा रोज़ धक्का लगता है। रात बहुत हो गई है कमल, यह बेकार की कलह बंद करो। यह आदर्श तुम्हारे लिए नहीं है। कौन सा आदर्श? आपके ब्रह्मचर्य आश्रम का? ताना सुनकर अजीत को गुस्सा आ गया। बोला, हाँ वही, मगर यह गूढ़ तत्व विदेशियों के लिए नहीं है। यह तुम नहीं समझ सकती। आपका शागिर्द बन जाऊं तब भी नहीं। नहीं, इस बार कमल हंस पड़ी, जैसे वह इंसान नहीं। बोली, अच्छा बताइए, क्या होने पर आपका नाम उन साधुओं के अड्डे से कटेगा? वास्तव में वह आश्रम मेरे लिए आंखों में पड़ी किरकिरी हो गया है। अजीत ने बिस्तर पर लेटकर कहा, राजेंद्र को तुमने अनायास ही अपने घर में आश्रय दिया। तुम्हें शायद कुछ महसूस नहीं हुआ। क्यों? क्या महसूस हुआ होगा? उन बातों से तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना? किन बातों से फर्क नहीं पड़ता? आप लोगों के विचार से? नहीं, अपने लिए कभी डर नहीं लगता। कमल बोली, कभी नहीं लगता, ऐसा नहीं है, मगर ब्रह्मचारियों से क्या डरना? कहकर अजीत चुप हो गया। फिर अचानक बोला, केचुआ मिट्टी के नीचे अंधेरे में रहता है। वह जानता है बाहर प्रकाश में निकला तो बच नहीं सकता। उसे खाने के लिए बहुत से मुंह खुले हुए हैं। छिपने के सिवा आत्मरक्षा का और कोई उपाय वह नहीं जानता। मगर तुम जानती हो कि आदमी केचुआ नहीं है, औरत होकर भी नहीं। शास्त्रों में है, अपने स्वरूप को जान लेना ही परम शक्ति है। यही जान पाना ही तुम्हारी सच्ची शक्ति है न कमल? कमल कुछ नहीं बोली, देखती रही। अजीत बोला, औरतें जिस चीज़ को अपने जीवन का सब कुछ मानती हैं, उसी चीज़ पर तुम इतनी सहजता से उदासीन हो कि कितनी भी निंदा करूं, मगर वही चीज़ आग के घेरे की तरह तुम्हें घेरे रहती है। शरीर को छूने से पहले राख कर देगी। थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि पुरुष के भोग की वस्तु जो होती है तुम वह नहीं हो। आज रात को तुम्हारे सामने बैठकर इस बात का अर्थ स्पष्ट हो गया है। हमारी निंदा ख्याति की अवज्ञा करने का साहस तुम्हें कहाँ से मिलता है, वह भी समझ गया हूँ। कमल बनावटी विस्मय के साथ बोली, मामला क्या है अजीत बाबू? आपकी बातें ज्ञानवान जैसी लग रही हैं। अजीत बोला, अच्छा कमल सच बताओ, मेरे विचार भी क्या तुम्हारे लिए औरों के विचार की तरह तुच्छ हैं? मगर यह जानकर क्या होगा? कमल, मैं शक्तिमान हूँ। यह अहंकार मैंने तुम्हारे सामने कभी नहीं किया। वास्तव में भीतर से मैं जितना दुर्बल हूँ उतना ही असहाय भी। कुछ भी जबरन करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कमल हंसकर बोली, यह बात आपसे ज़्यादा अच्छी तरह जानती हूँ। अजीत बोला, मुझे क्या लगता है जानती हो? लगता है तुम्हें पाना मेरे लिए जितना सहज है, तुम्हें खो देना भी उतना ही सहज है।
कमल बोली, मैं जानती हूँ। अजीत मन ही मन बोला, वही तो, तुम्हें आज सिर्फ पा लेना ही नहीं, कभी अगर इसी तरह खोना पड़ा तो क्या होगा। कमल शांत स्वर में बोली, कुछ भी नहीं होगा, उस दिन खोना भी इतना ही सहज हो जाएगा। जब तक आपके पास रहूंगी आपको इसकी शिक्षा दे दूंगी। अजीत भीतर ही भीतर चौंक उठा, बोला, विलायत में मैंने देखा है कि वह लोग कितनी सहजता से छोटे छोटे कारणों में से हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि इन्हें कुछ महसूस नहीं होता, और यही अगर उनके प्यार का परिचय है तो वह सभ्यता पर गर्व कैसे करते हैं। कमल बोली, अजीत बाबू, अखबार में बाहर से जितना सहज दिखता है उतना होता नहीं, मगर फिर भी कामना करती हूँ कि नर नारी का परिचय एक दिन दुनिया में हवा पानी की तरह सहज हो जाए। अजीत चुपचाप उसकी ओर देखने लगा, कुछ नहीं बोला। उसके बाद धीरे धीरे दूसरी ओर चेहरा फेर कर सोते ही न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आ गए। शायद कमल समझ गई। उठकर बिस्तर पर बैठकर उसके सिर को सहलाने लगी, मगर सांत्वना के लिए कुछ नहीं बोली। सामने खुली खिड़की से देखा पूर्व दिशा का आसमान साफ हो गया है। अजीत बाबू, शायद सोने का समय नहीं बचा। हाँ, अब उठता हूँ, कहकर वह आंसू पोंछकर उठ बैठा।